हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूं, वह है न्यूक्लिक एसिड्स पर। आज हम अपना चर्चा का विषय रखेंगे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स पर। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को प्रोटीन के बारे में पढ़ा चुका हूं, उसके अलावा आप लोगों को अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट लेक्चर डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, खासकर उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, वो कैसे दिखते हैं, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड का जैसे कि आपका कॉन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब हम लोग मोलिकुलर बियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स। इससे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इसलिए इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स, लेकिन एकदम छोटी छोटी एकदम माइनर माइनर मिस्टेक बच्चे करके आते हैं पेपर में और गलतियां कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे कि हमने स्टार्ट करा न्यूक्लियोटाइड से। आप सभी को पता है कि डीएनए एंड आरएनए का जो मोनोमर होता है वह क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। जब आप न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करते हैं, जब आप न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, तो आपको डीएनए आरएनए जैसा एक पूरा का पूरा क्या है, पॉलीमर बन के तैयार हो जाता है। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, इसमें तीन कंपोनेंट है। एक है नाइट्रोजनस बेस, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरा है पेंटोज सुगर। तीसरा है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तीन तीन कंपोनेंट मिलके एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे हम बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। अगर हम छोटा सा एकदम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाए अगर न्यूक्लियोटाइड का, तो आप सभी को पता है राइबोज शुगर है। यहां पर आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, सबको क्लियर है। यहां से एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा और यहां इसके फिफ्थ कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, ये तीनों मिला क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगर आप फॉस्फेट को हटा दो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बचेगा, बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कल को यही सवाल पूछ देगा आपसे, इसमें से कौन सा कथन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स दोनों के लिए सही है। हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां से आपको बन जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट को वन बाय वन लेकर के उसको समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पकड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस को। अगर देखा जाए तो आपका नाइट्रोजनस बेस किससे डिराइव किया गया है, पैरामिडीन एंड प्यूरिन से डिराइव किया गया है। तो ये देखिए, ये जो आप रिंग देख रहे हैं, ये जो रिंग देख रहे हैं, ये रिंग क्या है, ये प्यूरिन्स का रिंग है, प्यूरिन्स का रिंग। क्योंकि प्यूरिन्स क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर, दो दो मेम्ब्रेन है, दो दो रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। अब समझो क्या मतलब है हेट्रोसाइक्लिक का। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि इस प्यूरिन्स में देखो, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी, जहां भी डॉट है वहां कार्बन है। लेकिन सिर्फ कार्बन ही तो नहीं है, कार्बन के अलावे क्या आपके पास नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो जब भी कोई रिंग, जब भी किसी रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसमें अगर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है, यानी कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो, सल्फर हो या नाइट्रोजन हो, उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम होमोसाइक्लिक की बात करें, होमोसाइक्लिक का, तो सिंपल आप एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लीजिए। क्या है यहां पर, छह का छह क्या है, कार्बन है, एक ही प्रकार के सारे एटम है, इसलिए इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, साइक्लिक मतलब स्ट्रक्चर, रिंग। आया समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं बेटे, आगे बढ़ते हैं चलिए। तो प्यूरिन्स मैंने यहां लिख दिया।
तो वही क्या है, प्यूरिन क्या है, डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन का रिंग बना हुआ है, एक मेंबर यहाँ है, दूसरा मेंबर यहाँ है। इसका एग्जाम्पल है एडेनिन ग्वानिन। अब देखो यहाँ एक चीज बताता हूं मैं, बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं कि इसमें कौन सा प्यूरिन होगा, कौन सा पैरामिडिन होगा, बच्चे बहुत भूल जाते हैं। एक छोटा सा बात ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे। एडेनिन क्या है, एडेनिन NINE, ग्वानिन NINE, जिसके लास्ट में NIN ही लिखा हो वह क्या है, प्यूरिन रिंग है। क्योंकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडिन, डिन DIN डिन, वो तो आपका प्यूरिन नहीं है। यूरिडिन DIN, वो तो प्यूरिन नहीं है। थाइमिडिन DINE, वो भी प्यूरिन नहीं है। तो ये आपका एक तरीका है याद करने का, ऐसा भी याद करोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पैरामिडिन्स की अगर हम बात करें, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, पैरामिडिन है। इसको छोड़ दो, ये नहीं है, ये पैरामिडिन है। देखो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ। अगेन दिस इज हेट्रोसाइक्लिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के अलावे नाइट्रोजन एटम भी है, इसलिए कहते हैं इनको हेट्रोसाइक्लिक। ये भी पूछ दिया सवाल में आपको, नहीं कुछ भी पूछ सकता है, एक छोटी छोटी बात से लेकर के बड़ी बात तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं बेटे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब देखो अब कैसे याद करोगे पैरामिडिन्स को, कैसे पहचानोगे। देखो तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, साइटिडिन DINE, थाइमिडिन DINE, यूरिडिन DINE, लास्ट में ना DINE, ये क्या है, पैरामिडिन है, क्योंकि पैरामिडिन के भी लास्ट में DIN ही है। यही आपको याद करना था, ये जहां दिमाग में बैठा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि प्यूरिन्स कौन है, पैरामिडिन्स कौन है। क्लियर हो गया बेटे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब सवाल ये है, ये भी सवाल कभी पूछता है पेपर में, इसमें से कौन कौन सा बेसिस DNA में पाया जाता है और कौन कौन सा बेसिस RNA में पाया जाता है। DNA में पाया जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडिन एंड थाइमिडिन। और अगर RNA की बात करें तो यहां भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडिन, लेकिन यूरिडिन। तो अंतर कहां दिखाई दिया, अंतर है यूरिडिन एंड थाइमिडिन में। थाइमिडिन DNA में होगा और यूरिडिन आपके RNA में होगा। याद रखिएगा, यह भी सवाल पेपर में आ सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, सबको समझ में आ रहा है। कोई भी समस्या हो लिख कर रखना, इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद डाउट सेशन हम ले लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स लेते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वीकली बेसिक कंपाउंड है। वीकली बेसिक, बेस क्या होता है, जिसको एसिड चाहिए, या बेस वैसे कंपाउंड होते हैं जो एक लोन पेयर शेयर करता है प्रोटॉन्स के साथ। इसने कहा वीकली बेसिक, सॉरी इसने कहा वीकली बेसिक। वीकली का मतलब क्या हुआ कि इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा शॉर्ट में समझ लो। जिन बच्चों ने रेजोनेंस, जिनको आता है, मैंने रेजोनेंस बता रखा है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में, जिनको रेजोनेंस आता है उनको पता होना चाहिए कि देखो आपको पता होगा तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा, तो आपके प्यूरिन्स में ये नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। यहाँ का जो लोन पेयर है ये आपका sp2 कार्बन में जाता है। तो उतना मैं डिटेल आपको बेसिस के केमिस्ट्री नहीं बता रहा, उतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, बट इतना आप चूंकि आप मैंने कहा कि वीकली बेसिस, उसको समझाने की थोड़ा सा बात बताना बहुत जरूरी था कि इनका लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं हो पाता है प्रोटॉन्स के लिए, इसलिए बेसिस क्या होता है, वीकली बेसिक नेचर। यही सवाल आपसे पूछ देगा पेपर में, फंस जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हाईली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, हाईली कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेट सिस्टम से, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट तब होता है जब पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेट हो, यानी पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो। कैसे, यहां देखो रिंग में, यहां देखो ये पाई बॉन्ड है एक, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ है, तो इस दोनों पाई बॉन्ड के बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड आया, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या है, कॉन्जुगेट होता है। एक और सिखाता हूं, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये क्यूमुलेटेड है।
दिस इज क्यूमुलेटेड। याद रखना ये सब बहुत बेसिक है। एक डबल बॉन्ड ऐसे होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये होता है आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड पाई बॉन्ड है। यही 3 टाइप का पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कॉन्जुगेट सिस्टम आ गया वहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा बेटे, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस। जहां भी पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेट कर गया वहां रेजोनेंस होगा। देखो पाइरिमिडिन रिंग में ये इससे कॉन्जुगेट है, ये ऐसे बॉन्ड खुलेगा, नहीं बॉन्ड तो उसको ऐसे खुलना चाहिए, हाँ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यानी आपस में क्या है, कॉन्जुगेट हो रहा है, कॉन्जुगेशन चल रहा है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। अब तुमको दिखाते हैं प्यूरिन रिंग में, दिखाते हैं ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन इस पर लोन पेयर है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे खोलेगा, ये ऐसे खोलेगा, ये बॉन्ड ऐसे खोलेगा, पूरी पूरी एक कॉन्जुगेट सिस्टम चल रही है, इसलिए आपका इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। दूसरी बात ध्यान से देखना, आपका जो नाइट्रोजन बेसिस है ये आपका एरोमेटिक रिंग की तरह बिहेव करता है, इसमें एरोमेटिसिटी भी देखी गई है, इस बात को ध्यान रखना, कल को यही सवाल आपसे पूछ देगा पेपर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो चूंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये रिंग में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देता है। आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी समझोगे। रेजोनेंस की वजह से रिंग में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब समझो, अगर मैं यहां आपको एक सिस्टम दिखाऊं, एकदम शॉर्ट में बताता हूं, समझ में आ जाएगा। इसमें रेजोनेंस करा देता हूं, ठीक है, इसमें जब रेजोनेंस कराता हूं तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड उठा यहां से यहां चला गया, तो हमने यहां ला दिया, और ये डबल बॉन्ड खुला यहां खुल गया, माइनस आ गया, यहां गया प्लस चार्ज। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखोगे तो इन सभी पर थोड़ा 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 क्या हुआ, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर छा गया, क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड था तो यहां डबल बॉन्ड पार्शियली आ गया, यहां डबल बॉन्ड बाद में आया था, यहां पार्शियल, यहां भी था यहां भी आ गया, तो इसको कहते हैं, इस स्पीशीज को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आप लोग रेजोनेंस मैंने अलग से नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिन जो बच्चे इंटरेस्टेड है मैं कहीं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पढ़ लीजिएगा। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड में हमेशा डबल बॉन्ड को ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आइटम के साथ शेयर किया जाता है, उससे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। इस रेजोनेंस से क्या हुआ, देखो इस रेजोनेंस की वजह से यह हुआ कि आपका पायरिमिडिन रिंग्स प्लेनार हो गया, बिल्कुल प्लेन की तरह चिपक, ऐसे प्लेनार हो गया, आपका पायरिमिडिन रिंग्स क्या है, प्लेनार हो गया। लेकिन प्यूरिन्स रिंग नियरली प्लेनार है, कंप्लीटली प्लेनार नहीं होता है, क्योंकि इसमें पकरिंग होती है, पकरिंग मतलब ट्विस्टिंग थोड़ा सा हो जाता है, याद रखिएगा। क्यों ऐसा बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आजकल CSIR नेट JRF में बहुत वे डीपली जाकर सवाल पूछ रहे हैं, कल को यही आपसे पूछ देंगे कि पैरामिडिन्स आर नियरली प्लेनार विथ पकरिंग, प्यूरिन्स आर कंपैरेटिव प्लेनार, मतलब स्टेटमेंट को सफलिंग कर देंगे, तो आप फंस जाओगे ना, तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, नाइट्रोजन बेस में जो रिंग है उस रिंग का नंबरिंग कैसे करोगे, उस रिंग पर नंबरिंग कैसे करोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान से देखो रिंग पर नंबरिंग कैसे किया जाता है। अगर प्यूरिन रिंग हो तो हमेशा इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, इसको रट जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को इसके नंबरिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, और क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि इसका एमीन ग्रुप प्यूरिन के रिंग में किस कार्बन एटम पर लगा हुआ है, ऑप्शन दे देगा कार्बन 6, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। आप तो रट के गया कि एमीन्स होता है, आपको याद ही नहीं है, वहीं भूल जाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो याद कर लेना। और अगर पैरामिडिन रिंग पर बात करें तो नंबरिंग स्टार्ट होता है यहां से 1 2 3 4 5 6, इसको याद रखिएगा, कल को बस यही पूछेगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कहां जाएगा, किस कार्बन एटम पर है, 6 पर है, 5 पर, 4 पर, आपको याद नहीं हुआ, भूल जाओगे, सवाल गलत कर दोगे। ये सवाल आता भी है, टेंशन मत लो, सवाल आ भी जाएगा, कभी ना कभी आएगा पेपर में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना आपका, ये आपका थाइमिन है, याद रखिए ये थाइमिन है, यूरासिल नहीं है, थाइमिन है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो पेपर में आ सकता है, आएगा ही। सवाल ये है कि प्यूरिन्स रिंग पेंटोज, ये आपका पेंटोज शुगर है, प्यूरिन्स रिंग पेंटोज शुगर से कैसे बॉन्डेड है। तो पता, तो ध्यान में आपको पता रहना चाहिए कि आपका प्यूरिन्स रिंग का जो 9th कार्बन है, जो 9th नंबर का जो नाइट्रोजन है, और इस पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 1 प्राइम कार्बन जो है, 1 प्राइम कार्बन, इस 1 प्राइम कार्बन और प्यूरिन्स के 9th पोजीशन में नाइट्रोजन है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं C1N9 बॉन्ड। यहां लिखा है मैंने, क्या, N1 एंड C1 डैश बॉन्ड इन केस ऑफ प्यूरिन। पैरामिडिन की बात करें तो N1 एंड C1 डैश, इसके बीच में बनता है बॉन्ड। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दे, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में नाइट्रोजन एटम का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यहां भी नाइट्रोजन एटम का इन्वॉल्वमेंट है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कॉपी में लिख कभी कभी रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पलट के देखिएगा, CSR का पेपर कभी कभी पूछा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका यहाँ जो आपका रिंग में जो पोजीशन है, इस पेंटोज का जो आपका कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, वो कॉन्फर्मेशन है बीटा ग्लाइकोसिल, बीटा पोजीशन है। तो ये जो कार्बन है, ये बीटा पोजीशन पर है। कल को यही पूछ देगा आपसे कि कौन से पोजीशन में पेंटोज शुगर बॉन्ड करता है, किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। तो याद रखना, बीटा ग्लाइकोसिल के साथ। इतना मैं क्यों डिप घुस रहा हूं, क्योंकि सवाल आते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहां से क्लियर हो गया, एक एक बिंदु समझा दिया, एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। दिक्कत हो लिख के रखना, कमेंट सेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये एक मोनोसैकेराइड भी है, याद रखिएगा। और ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, आगे बताएंगे 2 टाइप्स का होता है। तो हेटेरोसाइक्लिक क्यों कहा, देखो यहां एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। आपके पेंटोज जो आपका जो 5 मेंबर्ड का जो रिंग बना हुआ है, उसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसी को बोलते हैं पेंटोज शुगर। ये बता दे, ये आपका दिखता है फ्यूरान की तरह, तो ये फ्यूरानोज फॉर्म में है। यह भी सवाल पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा बेटे। क्लियर हो गई, आगे बढ़े। न्यूक्लिक एसिड्स में 2 टाइप के पेंटोज होता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ डीएनए, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ आरएनए। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। डीएनए में जो शुगर पाया जाता है, उसका नाम है, उसका जो नोमेनक्लेचर याद रखना, 2-डीऑक्सी डी राइबोज। क्योंकि आपके पेंटोज शुगर पर जो कार्बन का जो नंबरिंग होता है, लिखते हैं यहां से करते हैं 1-2-3-4-5, इसे याद रखिएगा। तो यहां क्या है, 2-, इस पर, इस 2- डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या है, OH ग्रुप नहीं है। वही आरएनए में देखो, इस 2- कार्बन पर OH ग्रुप है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये भी पेपर में आ चुका है, पॉइंट करके लिख लीजिएगा बेटे। क्लियर है यहां तक। तो डीएनए में होता है 2-डीऑक्सी डी राइबोज, कथन पूरा का पूरा ये पूछा हुआ है पेपर में, 2-डीऑक्सी डी राइबोज। ठीक है, ऐसे पूछ देगा, 2-डीऑक्सी डी राइबोज, 2-डीऑक्सी एल राइबोज, 1-डीऑक्सी डी राइबोज, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कॉम्बिनेशन बैठा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों जो पेंटोज है वह हमेशा बीटा फ्यूरानोज फॉर्म में पाया जाता है इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब जब ये पेंटोज रिंग न्यूक्लियोटाइड में रहेंगे, तब इनकी कंफर्मेशन होगा बीटा फ्यूरानेज फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको प्राइम नंबर से करते हैं, ये नंबरिंग है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। कोई भी समस्या हो लिख के रखना, डाउट से हमें ले लेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने जितने भी एडेनिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, साइटिडीन, सबके बारे में स्ट्रक्चर दे दिया है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आपका ध्यान लेके जाना है, वह बताता हूं शॉर्ट में। देखो, जब न्यूक्लियोटाइड पर एटलीस्ट कम से कम एक फॉस्फेट ग्रुप भी आकर अटैच हो गया, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी एडेनाइलेट।
डिऑक्सी एडिनोसिन, पूछ देगा एडिनोसिन, साइटोडिनोसिन, इनोसिन, फंस जाओगे उसमें। इसका मतलब है उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। पूछता है सवाल, ये पूछ देगा, एग्जाम गेट में पूछ देगा। तो अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे एडेनाइलेट, या इसी को बोलते हैं एडेनिलिक एसिड तक बोलते हैं। ठीक है, डिऑक्सी एडिनोसिन, इसका मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, यही ध्यान देना था। उसके सब में है ग्वानोसिन, थाइमिडिन, इसमें सिन नहीं लिखते, थाइमिडिन, साइटिडिन, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरिडिन, साइटिडिन। और यहां देखो डिलेट, डिलेट है, डिलेट, डिलेट मतलब लास्ट का कीवर्ड समझा रहा हूं, वो क्या है, उससे आपका बताता है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है। कल को ये दे देगा, कल को ऐसे भी लिख सकता है, एडेनाइलिक एसिड लिख देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, लेकिन है। एडेनाइलिक एसिड का मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। ये चार्ट दिया है, पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे मैंने पूरी क्लियर समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए लास्ट में लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। अगर ध्यान देखो तो आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के 5 डैश्ड कार्बन के साथ एस्टरिफाइड कर गया, यानी एस्टर रिंग बनाया हुआ, ऐसे बनता है ये आपका। ये POCH2 एस्टर की तरह दिख रहा है, ठीक है, और ये 5 को एस्टरिफाइड कर गया है। उसके अब यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ O3 माइनस है, ठीक है। तो ये आपका 5 प्राइम पर है। उसके अलावे अगर देखा जाए तो होता क्या है कि ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के रखता है। कैसे, देखो, इस 5th कार्बन पर फॉस्फेट है, तो इस 5th के बगल में यहां 3rd आएगा। तो याद रखना कि 5th कार्बन का फॉस्फेट और इधर 3rd कार्बन का OH ग्रुप, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं कि CH2OP, यहां ऑक्सीजन आ गया, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन आ गया, यहां पर आपका कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। तो फॉस्फो यहां लिखा हुआ है, और डाइएस्टर, दो ऑक्सीजन लगा है, इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को आपस में बांध कर रखता है, जड़ से बांध करके रखता है। इसका बैकबोन है, यही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड्स के बैकबोन को बनाता है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए। तो कहता है कि 5 फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 ग्लूटाइड एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ नेक्स्ट कैसे बाइंडेड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। वही ना बताया आपको, 3rd कार्बन ये है, अब 5th कार्बन ये है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर यहां पर, कोई समस्या नहीं आपको, आगे बढ़े, चलिए। तो न्यूक्लिक एसिड्स का जो बैकबोन है, ये आपका फॉस्फेट और पेंटोज के साथ ऑल्टरनेट है। फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेट हो गया, फिर पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, इस तरह का है, एक ऑल्टरनेट पैटर्न्स बना हुआ है। यही पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। और कुछ नोट में मैंने लिखाया है कि नाइट्रोजन बेस जो होता है, ये साइड चेन है, ये आपके उस पेंटोज फॉस्फेट बैकबोन के साथ रेगुलर इंटरवल पर ये नाइट्रोजन बेस क्या है, परपेंडिकुलरली ओरिएंट रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि आपका ये जो शुगर जो बेसिस है, ये ऐसे, जैसे आपका है ये ऐसे लगा हुआ है, तो ये इसकी तरफ ऐसे बाइंड रहता है, परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड होता है, याद रखना, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और इसका डीएनए आरएनए का बैकबोन जो है हाइड्रोफिलिक है। क्यों हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि फॉस्फेट है, और फॉस्फेट पर चार्ज मॉलिक्यूल्स है। याद रखना, फॉस्फेट पर चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे चार्ज है, इस पर फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव के कारण क्या होता है, आपका डीएनए आरएनए क्या है, एसिडिक है। ये पेपर में आ चुका है, अभी बनवाएंगे आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए। तो मेरा लेक्चर यहीं पर, थ्योरी यहीं समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लीजिए। इसको डाउट सेशन में लेंगे 10 मिनट के बाद। फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लीजिए, जल्दी कीजिए। ये सवाल जय में पूछा गया है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आपको 10 मिनट का जो समय देता हूं उस 10 मिनट में क्वेश्चन बनाकर रखिएगा, ताकि डाउट सिस्टम में आते ही सिर्फ डाउट क्लियर करे, आंसर बताए, समझाए, फिर लेक्चर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3rd 4th है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है। लीजिए, देखो मैंने पूछा था ना एडेनिन क्या होता है, व्हाट इज एडेनिन, नोमेनक्लेचर पूछ दिया ना, क्वेश्चन इसी तरह आता है। आशा करता हूं आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसने पूछा है कि पेंटोज का वह कौन सा कार्बन है जो फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। आया ना क्वेश्चन, जो रट के गया वो कभी नहीं बना पाएगा। एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका CSIR से लेकर के गेट जैम जैसा पेपर आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी लेक्चर आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मैं सारा चीज कवर करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपसे डाउट सिस्टम में 10 मिनट के बाद। ठीक है, बाय।